हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे OCM में चैप्टर नंबर 3 बिजनेस सर्विसेज 2। उसमें सब्सिडियरी फंक्शंस ऑफ बैंक, मतलब बैंक के मेन फंक्शंस तो होते हैं, उसके सिवाय अदर फंक्शंस क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहला वाला है टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द कस्टमर। A bank has mainly two types of customers, depositor and borrowers। एक लेने वाले होते हैं, दूसरे देने वाले होते हैं। Such customers do their financial transactions through bank. When a customer writes a check in favor of other person, then the money is paid to that person by bank on behalf of the person who has written the check। हम क्या करेंगे, अपने बैंक में अपना खाता है, ठीक है। तो अगर हम किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं तो हम चेक इशू करके पेमेंट दे सकते हैं। तो चेक जब इशू करेंगे बैंक के नाम का, तो बैंक हमारा पैसा डिडक्ट करके वो पार्टी को दे देगी, ठीक है। हमारे अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और वो पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स भी बैंक देखेगी। इन द सेम वे व्हेन अ पर्सन receives a check from the other person, the bank collects money from the person who has written the check on behalf of the person who has received the check, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी के पास से चेक मिला हो जिसका अकाउंट बैंक में हो, तो बैंक वो पैसा कलेक्ट करके उसके खाते में डेबिट करेगी और हमारे खाते में जमा करेगी, क्रेडिट करेगी। दोनों तरफ हो सकता है, हम पैसा देने वाले भी हो सकते हैं, हम पैसा लेने वाले भी हो सकते हैं, और थ्रू चेक ये सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इन प्रेजेंट टाइम अ बैंक परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, सच एज पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड फ़ोन बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट एक्सेट्रा। तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऑनलाइन भरते हैं, फ़ोन बिल भरते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, मेडिक्लेम भरते हैं, एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस कब पॉसिबल है, जब हमारे अकाउंट में मिनिमम बैलेंस, सफिशेंट बैलेंस हो। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस सक्सेसफुल रहे, ये सारे ट्रांजैक्शंस प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं, ये भी बैंक देखेगी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। दूसरा वाला फंक्शंस है टू डू ट्रांजैक्शंस एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। नाउअडेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इज़ डन कंपल्सरीली थ्रू बैंक, बैंक से ही होता है। फॉरेन एक्सचेंज इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। द बैंक विच हैज़ ऑब्टेन्ड परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, perform the task related to foreign exchange and provide services and receives the document related to foreign trade। so foreign trade से associated जो भी transactions हो वो भी कंपल्सरीली बैंक थ्रू करने पड़ते हैं, बैंक को सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। सारे कंसाइनमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं और फिर बैंक वो पैसों का पेमेंट करेगी या फिर बैंक में पैसा हमारा आ जाएगा। अगर हमने एक्सपोर्ट किया होगा, हमने सेल किया होगा, तो वो पैसा हमारे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में हमारे अकाउंट में आ जाएगा, और अगर इंपोर्ट किया होगा तो वो लोग पेमेंट करेंगे। तीसरा वाला है टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ लेटर रिटन बाय वन बैंक एड्रेस्ड टू द अदर बैंक। द बैंक ensures the payment of certain amount and at certain time by the person mentioned in this letter। The bank collects certain deposits from the respected person before issuing the letter of credit, or the bank gets guarantee of the same amount। The amount mentioned in the letter of credit is paid at a fixed time to the person whom the bank has insured for the same। Thus letter of credit makes the accounting transactions trustworthy। The bank earns income in the form of commission by offering the service। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, मेरी कंपनी जो है वो यहाँ पे है इंडिया में, और मैं माल ख़रीदना चाहती हूँ फ़ॉरेन से। मेरा माल मुझे यहाँ से नहीं ख़रीदना, रॉ मटेरियल इधर मुझे यहाँ से नहीं ख़रीदना, या तो फिर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो मैं ख़रीदना चाहती हूँ फ़ॉरेन कंपनी में से।
तो फ़ॉरेन कंपनी का मुझे पता नहीं है, मैं उस पर कैसे विश्वास करूँ कि अगर मैं कुछ सेल कर रही हूँ तो उसका पैसा मिलेगा या फिर मुझे रॉ मटेरियल सही तरह से मिलेगा, क्वालिटी रॉ मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अपने बैंक को बोलेगी, बैंक तो एक दूसरे को जानती है, मैं मेरी बैंक को बोलूँगी, वो अपनी बैंक को बोलेगी, और अगर कोई एक पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है तो बैंक टू बैंक लड़ लेंगे, बैंक टू बैंक पैसा दे देंगे। तो इस तरह से एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक को बाहेदारी देती है, ऐसा विश्वास दिलाती है कि अगर ये पर्टिकुलर पार्टी ने कुछ गलती की या फिर पैसा नहीं दिया तो हम उसके बदले दे देंगे। तो ये अकाउंट हम बैंक में खुलवा सकते हैं, एक गारंटी होती है कि हमें वो पैसा भर देंगे बैंक में और वो पैसा दूसरे बैंक को दे देगी, और वो कमीशन चार्ज करती है ये सर्विस के बदले, ठीक है। दूसरा है टू इश्यू ट्रैवलर्स चेक, मतलब ट्रैवल करने के लिए हमें जहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल अमेरिका, तो US डॉलर में हमें पैसा चाहिए, तो इस तरह से ये सर्विस होती है। इन प्रेजेंट टाइम more and more people have started traveling. People have started getting travelers check in order to prevent themselves in losing their cash or getting it stolen during their travel within country और abroad। हम कैश ले जाना नहीं चाहते चोरी के डर से, तो हम ट्रैवलर्स चेक ले जाएंगे, वहाँ वो एनकैश करवा सकते हैं बैंक में से। द होल्डर ऑफ ट्रैवलर्स चेक कैन विड्रॉ द मनी थ्रू द चेक फ्रॉम अनदर आउटस्टेशन बैंक, मतलब अगर मैं यहाँ से अमेरिका जा रही हूँ तो अमेरिका की बैंक से मैं एनकैश करवा सकती हूँ, और फ्रॉम अ फॉरेन बैंक ब्रांच बाय साइनिंग एज पर द हिज स्पेसिमेन सिग्नेचर, साइन के बेसिस पर मैं वो विड्रॉ कर सकती हूँ, ट्रैवलर्स चेक को एनकैश यानी कि कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। This check is very reliable and transferable. The use of traveler's check has decreased as the facility of ATM has become widespread. अभी तो क्या है, एक डेबिट कार्ड लेके चलो, ATM कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, तो ATM से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ATM से पहले ट्रैवलर्स चेक का उपयोग होता था। अभी हम देखेंगे सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट इज़ अ चेक रिटन बाय अ बैंक इन फेवर ऑफ अ ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच डिमांड ड्राफ्ट इश्यू होता है। द नेम ऑफ द पर्सन इज़ मेंशन्ड इन द डिमांड ड्राफ्ट एंड एन ऑर्डर इज़ इश्यूड टू पे द अमाउंट टू द पर्सन हुज नेम इज़ रिटन ऑन द ड्राफ्ट। द ड्राफ्ट इज़ अ सिक्योर्ड मीडियम while sending money to a person or firm. The person or the firm desirable to send money fills in a certain form and requests the bank to issue the draft. On the basis of this request, the bank writes the name of the receiver of the money on the draft and orders its branch or its associate bank to pay the amount. The sender pays the bank not only the amount mentioned in the draft but also the commission for the same. If the bank issues such draft which can be encashed in its own city, then it is called pay order. अब ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, एक चेक की तरह ही होता है, और इस पे हम नाम लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को इतना पैसा देना है। इसमें बहुत सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि अगर वो पैसा बैंक भरेगी और बैंक उसी अकाउंट में डालेगी जो हमने मेंशन किया है। इसके लिए हम एक फॉर्म फिलअप करेंगे और वो फॉर्म में लिखेंगे कि पर्टिकुलर पार्टी को हमें इतना पैसा देना है, और ये डिमांड ड्राफ्ट इशू करेगी बैंक, तो हमसे कमीशन चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर वो हमारे सेम सिटी में होता है तो उसको पे ऑर्डर बोलेंगे, और अगर एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच होता है तो उसको डिमांड ड्राफ्ट बोलेंगे। तो ये ब्रांच टू ब्रांच होता है, एक ब्रांच में से दूसरा ब्रांच में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक जो है वो डिमांड ड्राफ्ट इश्यू करती है। To provide information related to credit of a person associated with the bank. The bank does frequent financial transactions on the basis of which the bank is well aware of the financial capabilities of its customers. Any firm or institute considers the information provided by a bank more reliable in such dealing where credit transaction is required and the firm or the institute wants to check the reliability of other firm or institute. The bank issues solvency certificate for the same. अगर हम किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं
तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो जो थर्ड पार्टी है वो टाइम से पैसा देती है या नहीं, वो विश्वासु पार्टी है या नहीं। तो ये पर्टिकुलर सर्विस जो है वो बैंक प्रोवाइड करती है। हम उस बैंक से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जहाँ पे वो अदर पर्सन का खाता चलता हो, तो वो किस तरह से पेमेंट करता है अपने खाते में, प्रॉपरली ऑपरेट करता है वो। तो इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन बैंक देगी हमें, जिसको हम बोलेंगे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। फिर है टू प्रोवाइड सर्विस एज एन अंडरराइटर व्हेन अ कंपनी कम्स टू द मार्केट फॉर कलेक्शन ऑफ कैपिटल, it always has a fear whether it will get the amount for the issue or not. The company finds difficult to run the business if it does not get the minimum amount. At this time, the bank ensures full or minimum amount of subscription. In case of receiving less application amount as compared to underwriting by bank, that amount will be subscribed by bank by way of buying securities. अभी ये क्या है, जब कोई भी कंपनी नई खुलती है तो उसको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करेगी, वो आईपीओ निकालेगी, अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, आईपीओ सुना होगा। तो आईपीओ अगर कोई नई कंपनी है तो पब्लिक ज़्यादा विश्वास नहीं करेगी, तो आईपीओ निकालेगी तो करेगी, पर वो फुल्ली सब्सक्राइब होगा या नहीं उसका हमेशा डर रहता है। तो हम क्या करते हैं, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अंडरराइटिंग अग्रीमेंट करते हैं विद द बैंक कि इन केस पब्लिक ने फुल्ली सब्सक्राइब नहीं किया, 100% सब्सक्राइब नहीं किया, तो जितना भी डेफिसिट होगा, सपोज़ 50% किया, तो बाकी का 50% जो है वो बैंक खरीद लेगी हमारे शेयर, और बैंक उसके बदले हमें पैसा देगी। ठीक है, तो इस तरह की सर्विस भी बैंक देती है, जिसको बोलेंगे हम अंडरराइटर सर्विस। टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज सच एस ATM, डीमेट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट मतलब लॉकर की सर्विस, डीमेट मतलब शेयर ट्रेडिंग की सर्विस, और ATM तो हम जानते हैं जिससे हम पैसा विड्रॉ करते हैं। द बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स इट्स कस्टमर्स द फैसिलिटीज़ लाइक ATM, डीमेट एंड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। इन एडिशन टू दिस it also provides facility of credit card and debit card to the customers. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बैंक इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। द बैंक डिमांड्स KYC, नो योर कस्टमर, from the customer at the time of opening a new account or for other services of the bank. This is as per the rules of the Central Bank of India, that is Reserve Bank of India. अब जब भी कोई खाता खुलवाने जाओगे तो बैंक आपका KYC मांगेगी। KYC मतलब क्या, कि हमारा जो पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सब कुछ आ जाएगा, और फ़ोटो वगैरह मांगेगी, जिसको हम बोलेंगे KYC। ठीक है, तो बैंक किस तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। पहले तो है सेविंग अकाउंट। इट मीन्स द अकाउंट इन विच पीपल डिपॉजिट्स देयर सेविंग्स। अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ पेड इन दिस अकाउंट। द कस्टमर गेट्स इंटरेस्ट एज पर द अमाउंट एंड द डेज फॉर विच द अमाउंट रिमेन्स क्रेडिटेड इन द अकाउंट। The bank provides facilities like checkbook, ATM card यानी debit card etc. In this account, the account holder can deposit check, draft and cash in his account. He can withdraw the amount through a check or a withdrawal slip. The bank compel यानी force कर सकता है account holder को to maintain a minimum balance in his account. Generally, the number of withdrawal in a saving accounts are limited in a month. Balance in his account, this account can be opened in the name of an individual or more, that is joint account, then one name that can be operated jointly. Nomination भी करवा सकते हैं। Banks gets deposit on a large scale through this account. अभी सेविंग अकाउंट क्या होता है, हमारी जो भी बचत होती है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, हम घर में ना रख कर बैंक में डलवा देते हैं, ताकि वो पैसा जो है वो हम यूज़ ना कर लें। तो इस तरह से बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, उस पर हमें रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट किस पे मिलता है, जितना हमारा बैलेंस हो उस पे इंटरेस्ट मिलता है। अकाउंट होल्डर को सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, यानी कि चेक बुक, पासबुक, ATM, डेबिट कार्ड। अकाउंट होल्डर अपना चेक, ड्राफ्ट, कैश सब कुछ उसमें जमा कर सकता है। उसके नंबर ऑफ़ विड्रॉवल्स जो है वो लिमिटेड होते हैं महीने में, बैंक के रूल्स के हिसाब से। वो विड्रॉवल थ्रू अ चेक और विड्रॉवल स्लिप से कर सकता है। ठीक है,
हम इंडिविजुअल के नाम पर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और हम नॉमिनेशन के, अगर हम मर गए कल उठ के, तो हम हमारे बाद ये पैसा किसको मिलेगा, ठीक है। तो बैंक सेविंग अकाउंट्स के थ्रू लार्ज स्केल पे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अभी करंट रेट है 4% चल रहा है इंटरेस्ट रेट, 3% हो गया था अभी बीच में, अभी 4% चल रहा है। इतना इंटरेस्ट रेट हमारे बैलेंस के हिसाब से हमें मिलता है। अगर हम घर में पैसा रखें तो वो बढ़ने वाला नहीं है। जब हम बैंक में रखेंगे सेविंग अकाउंट में, तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो पैसा हमारा सेफ़ रहेगा, दूसरा हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और तीसरा भी फ़ायदा है कि हम अगर वो पैसा घर में रखेंगे तो हमें वापरने की इच्छा होगी, हम यूज़ कर लेंगे। तो इससे अच्छा है हमारे बैंक में हो तो हमें ऐसी इच्छा कम होगी। दूसरा है करंट अकाउंट। ये जनरली बिजनेस के लिए होता है। दिस अकाउंट कैन बी ओपन विद द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस यूनिट। नॉर्मली इस पे इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, लेवड़ देवड़ करने के लिए रेगुलर बेसिस पर यूज़ होता है ये अकाउंट। बट द बैंक में कलेक्ट बैंक चार्जेस, ये सर्विस देती है इसलिए बैंक चार्जेस करेगी। फैसिलिटीज़ ऑफ लोन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन दिस अकाउंट। देयर इज़ नो लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अ मंथ इन दिस अकाउंट। जनरली अ बिजनेसमैन ओपन्स दिस अकाउंट। तो रोज़ बरोज़ उसको विड्रॉवल्स के चेक देने होते हैं, डिपॉजिट के चेक देने होते हैं, ठीक है। जो भी वो अपना बिज़नेस करता है परचेज एंड सेल का, वो ये अकाउंट के थ्रू ही करेगा। तो इसमें कोई विड्रॉवल की या डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं होती। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि बैलेंस पड़ा नहीं रहता, ये बैलेंस हमेशा यूज़ होता रहता है। और ये पैसा बैंक अपने काम के लिए यूज़ नहीं कर सकती, बैंक इसको सर्कुलेट नहीं कर सकती, इसलिए बैंक इंटरेस्ट नहीं देगी, बैंक चार्जेस चार्ज करेगी। लोन भी मिल सकती है, ठीक है। और जनरली ये अकाउंट कौन ओपन करवाता है, बिजनेसमैन। तो इसको हम इंडिविजुअल के नाम पे भी खोल सकते हैं, या फिर हमारे बिज़नेस जो है वो कंपनी है तो कंपनी के नाम पर भी खुल सकता है। कोई HUF है तो HUF के नाम पर भी खुल सकता है। पार्टनरशिप फर्म के नाम पर भी करंट अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। तीसरा है रिकरिंग अकाउंट। दिस इज़ एन अकाउंट विच इज़ ओपन फ्रॉम द सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू इन विच इट इज़ कंपल्सरी टू डिपॉजिट सर्टन अमाउंट एवरी मंथ। रिकरिंग मतलब क्या, रेगुलर बेसिस पे जो पैसा भरना होता है वो हमें एक साथ में नहीं पैसा भरना, हमें हर महीने थोड़ा थोड़ा भरना है, ठीक है। हमारा पगार आता है उसमें थोड़ा पैसा बच जाता है हर महीने, तो वो पैसा हम क्या करेंगे, रिकरिंग अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें भर लेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट इज़ हायर देन सेविंग्स अकाउंट एंड लोअर देन फिक्स डिपॉजिट। तो इसका इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा होता है और इन फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। द बैंक पेज द होल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी। जब मैच्योर होता है ये अकाउंट 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, अब जितना साल के लिए आप पैसा भर सकते हो, आप में जितनी ताकत हो पैसे भरने की हर महीने, उतने टर्म के लिए अकाउंट खुलवा सकते हो। और जब वो अकाउंट आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, आपकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, तो आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ। अभी है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मीन्स अ सोर्स ऑफ द मनी विच कैन बी यूज्ड बाय द बैंक फॉर द फिक्स टर्म। यहाँ पे फिक्स टर्म डिसाइड होता है। द डिपॉजिटर कैन नॉट विड्रॉ मनी until the maturity date of the deposit. If the money is withdrawn before the term of the maturity, then the rate of interest decreases. इसमें फ़िक्स टर्म होता है, वो फ़िक्स टर्म ख़त्म होने से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया, पैसा विड्रॉ कर लिया, तो आपको पैसा कम मिलेगा इंटरेस्ट का, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। द बैंक गिव्स द डिपॉजिटर रिटर्न गारंटी दैट इट विल पे द अमाउंट बैक अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म। तो जब आपका फ़िक्स डिपॉजिट का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा बैंक लिख कर देती है। As the customer cannot withdraw money before the maturity date, the rate of interest is fixed deposit is the highest than the saving account and the recurring account. वो पैसा ब्लॉक हो जाता है हमारा फिक्स टर्म के लिए, तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हाई होता है सेविंग अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट से। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है। The main function of the bank is to invest money, provide loan and accept deposit. In addition to this, the bank has some more functions like looking after financial transactions of the customer, issue the letter of credit, issue the traveler's check,
इशू ड्राफ्ट्स, RTGS करना, NEFT करना, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इशू करना एंड वर्क रिलेटेड टू कोर बैंकिंग। तो हम एक एक करके ये सारे फंक्शंस, सारी सर्विसेज देखेंगे। तो पहले ड्राफ्ट इशू करना। ड्राफ्ट मीन्स अ चेक रिटन बाय अ बैंक एड्रेसिंग अनदर ब्रांच। हमने समझा आगे डिमांड ड्राफ्ट। The name of the person is mentioned in the draft and order is issued to pay the amount to that person. The bank transfers the amount as the issuing authority on behalf of the customer। ठीक है, तो एक पार्टी का एक ब्रांच में से दूसरे पार्टी को दूसरे ब्रांच में पेमेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाते हैं। ठीक है, और हमारे ऑर्डर्स पर बैंक जो है वो दूसरे ब्रांच में दूसरे पर्सन को उसके अकाउंट में पैसा डाल देगी। ठीक है, उसके बदले वो कमीशन चार्ज करेगी जो हमें पेमेंट करना रहेगा। व्हेन अ पर्सन वांट्स टू सेंड मनी टू अनदर पर्सन हु ही गोज़ टू द बैंक, pays money and the commission is to be paid to the bank for issuing the draft and request the bank to issue the draft। तो हम कमीशन देकर ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो ड्राफ्ट है उसको इशू करें। द सेंडर यानी कि जो डिमांड ड्राफ्ट इशू करना चाहता है, जो देना चाहता है दूसरे पार्टी को, द सेंडर रिक्वेस्ट द बैंक टू इशू द ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द रिसीवर। द बैंक ऑर्डर्स इट ब्रांच और इट्स एसोसिएट बैंक लोकेटेड इन द एरिया ऑफ द रिसीवर टू पे द अमाउंट। द ड्राफ्ट कैन बी डिपोजिटेड ओनली इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम इज़ रिटन ऑन इट एज इट इज़ अकाउंट पेई ओनली। तो जिसका नाम लिखा होगा ड्राफ्ट पे, हम उसको ही पैसा दे सकते हैं, ना कि किसी और को। अनलाइक चेक, सच ड्राफ्ट नेवर बाउंसेस। चेक बाउंस हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर इंक्वायरी की जाती है कि सामने वाले की पार्टी में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं, और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच ये ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो हम अदर सर्विसेज जो बैंक की है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप एक बार ये गो थ्रू कर लेना, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।